हाय बच्चों, मैं किशन यादव अपने स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे हों। ठीक है। और तो बच्चों देखिए, आज के इस टॉपिक में हम मैथ में सीखेंगे कि एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। मतलब एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है। अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा अवकलन में, वो ये पढ़ा किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना सीखेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखिएगा, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो ये इनका क्वेश्चन जो है अवकलन से ही है, बट ये अवकलन के अनुप्रयोग से है। तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने दे रखा है कि एक गोलाकार, और हम बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो पूछा है स्टूडेंट ने, उनका नाम है आदित्य शर्मा, और ये गोला सिटी से हैं, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और तो देखिए क्वेश्चन का क्या है। ये क्वेश्चन है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। मतलब देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि ये गुब्बारा है जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। एक गुब्बारा है जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम मतलब आयतन है, वो एक स्थिर गति से बदल रहा है। क्या कर रहा है, ये एक स्थिर गति से क्या है, बदल रहा है, ठीक है। और आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब जिसको हवा भरकर फैलाने से पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, 3 इकाई थी, ठीक। और 3 सेकंड बाद इसकी जो त्रिज्या है वो 6 इकाई हो जाती है। कितनी हो जाती है, 6 इकाई। तो t सेकंड के बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको सॉल्व करते देखिए, उसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि इस गुब्बारे की त्रिज्या, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना किसी समय t पे, माना किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r व आयतन v है। आयतन v, वॉल्यूम से लिखते हैं आयतन को, तो आयतन v हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गुब्बारा जो है वो हमारा गोलाकार, गोला जैसे होता है, गोला उसे मानते हैं, गोला मान के चलते हैं। तो गुब्बारे की त्रिज्या हमने मान ली किसी समय t पे, इसकी कितनी r है, इसका आयतन कितना हमारा v है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब। यही तो फार्मूला होता है इसके आयतन का, गोले के आयतन का हमारे फार्मूला होता है। तो गुब्बारा गोलाकार है, तो यहाँ पे इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने इसकी रेडियस r मान रखी है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ से अगर इसका हम निकालें, इसका t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या कर दें, क्योंकि यहाँ लिखा गया स्थिर गति से बदल रहा है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो स्थिर गति से क्या है, बदल रहा है, ठीक। तो इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से dv/dt इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 4/3 पाई तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, अब r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर होगा ना, तो वहां से ऊपर से 3 नीचे से 3 कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा ये बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। और चूंकि देखिए फलन हमारा r का है और यहाँ पे अवकलन हम t के सापेक्ष करें, तुम्हारा क्या होगा, इन 2 में dr/dt और भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट से मान लेते हैं, ठीक। इसे हमने एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमने इसे बना लिया, ठीक, ओके। अब देखिएगा क्या करते हैं, क्योंकि इस गुब्बारे में हमने तुमको बताया कि यहाँ पे जरा आप देखिएगा, कह रहा कि इसका जो वॉल्यूम है वो स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब एक कांस्टेंट दर से क्या है, बदल रहा है। मतलब आपका यहाँ से ये दे रखा है कि dv, चूंकि dv/dt आयतन के परिवर्तन की जो दर है वो एक नियत है, क्या है, नियत है। तो इसे मान लेते हैं कांस्टेंट। मान लो कोई कांस्टेंट हमारा k है, क्या है, कांस्टेंट है, ओके। इतना हमने कर लिया, ठीक, कांस्टेंट ने मान लिया।
तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में डी वी अपॉन डी टी की जगह हम के पुट कर देंगे ना, ठीक है। तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ना, क्योंकि डी बी अपॉन डी टी हमारा के कॉन्स्टेंट के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, के पुट कर देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ से डी टी हमारा डिवाइड में इसको उधर ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बराबर क्या हो जाएगा, के डी टी हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों ओर यहाँ पे समाकलन कर देंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से हमारा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बराबर इधर हो जाएगा हमारा के डी टी। ओके, तो यहां से देखिएगा हमारा 4 पाई तो कांस्टेंट से बाहर निकालेंगे, 4 पाई बाहर निकालिए, तुम्हारा क्या हुआ आर स्क्वायर डी आर, यहाँ पे के कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा और हमारा हो जाएगा डी टी। ओके, इसके बाद जरा देखिएगा इसमें क्या करते हैं, तो हमारा यहाँ से 4 पाई तो बाहर है और आर स्क्वायर का समाकलन होता है आर क्यूब अपान में 3। ओके, बराबर में हमारा यहाँ से के तो बाहर ही है, ये 1 डी टी इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी प्लस में सी, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो सी है ये समाकलन अचर इसे बोलते हैं, तो ये मानते हैं, तो यहाँ पे समाकलन अचर सी मान लिया। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया यहाँ से 2, ठीक है। अब देखिए इसने कह रखा है कि यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब जब इसमें हवा भरने से पहले, ठीक, मतलब पहले से जो हवा भरी होगी उसके पहले इसमें जो आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या थी वो 3 इकाई थी, मतलब समय जो हमारा मतलब जीरो था, तो यहाँ पे लिखेंगे आरंभ में, क्या लिखेंगे, आरंभ में, ठीक है, प्रारंभ में t इक्वल टू 0, ठीक। तब आपकी त्रिज्या कितनी थी, 3 इकाई, कितनी थी, जब आपका समय 0 था आरंभ में, t बराबर 0 समय पे, तब आपकी त्रिज्या कितनी थी, 3 इकाई थी, ठीक। तो इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ से 4 पाई आर क्यूब, आर की जगह आप 3 डालेंगे ना, इंटू 3 का क्यूब, अपान में क्या होगा, इसको 3 लिख लेते हैं, बराबर में के गुणे 0 प्लस में आपका सी, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 की घात 3 है, नीचे 3 है, तो ऊपर से कितना बचेगा, ऊपर से 3 की घात 2 बचेगा, मतलब 9 बचेगा, 9 चौक 36, तो हमारा ये हो जाएगा 36 पाई, बराबर में तो 0 हो जाएगा, बराबर में सी। तो यहाँ से देखिएगा हमारे सी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 पाई, कितनी आ गई है, 36 पाई। अब सी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इस सी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी 4 पाई आर क्यूब अपान में 3 इक्वल टू के टी प्लस में 36 पाई। ओके, इसे इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा 3। अब देखिएगा उसके बाद क्या क्या रखा है कि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, ठीक। इतना तुम्हारा ये पोर्शन इसका हो चुका। तो इसने बाद में बोला है कि 3 सेकंड बाद इसकी त्रिज्या 6 इकाई हो जाती है, कितनी हो जाती है कि 3 सेकंड बाद इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 6 इकाई हो जाती है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एट टाइम टी इक्वल टू 3 सेकंड, आर आपका कितना है यहाँ से 6, ठीक। तो यहाँ पुट कर दीजिएगा आप, जब यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 4 पाई 6 की घात 3 अपान में आपका 3 है, बराबर में के गुणे कितना है 3 सेकंड है ना इसमें, तो 3 कर देंगे, प्लस में आपका कितना है 36 पाई, हो गया ना। इसके बाद आगे देख लीजिए क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिखते हैं, आपका लिखा हुआ है 4 पाई गुणे 6 की घात 3 है, इसे 3 बार लिखेंगे गुणे में, 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे में आपको कितना हो गया, यहाँ से 3 था वो तो हमने लिख लिया, ये हो जाएगा आपका 3 के, कितना हो जाएगा 3 के इक्वल टू 3 के प्लस में है, प्लस में आपका यहाँ से 36 पाई। ओके, देखिएगा
को यहाँ से काट देते हैं ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया। तो ये आपका हो गया 4 दूना 8 पाई, कितना हो गया 8 पाई गुणे में 36। और इस 36 पाई को उधर ले आओ तो माइनस में आपका हो जाएगा 36 पाई बराबर में कितना हुआ आपका 3 के, हो गया। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या करते हैं, 36 कॉमन हमारा मिल जाएगा ना, 36 यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा आपका 8 पाई माइनस में पाई इक्वल टू आपका 3 के। ओके, तो यहाँ से देखिएगा बच्चा हमारा ये जो है, ये हमारा बच्चा यहाँ से 36 गुणे में 7 पाई बराबर में 3 के। इसे काट दीजिएगा, ये हमारा कट जाएगा, 12 सती 84 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू आ गई 84 पाई, कितनी हो गई 84 पाई, हमने के की वैल्यू निकाली। देखिए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट जो के था तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, और जो कांस्टेंट हमारा समाकलन अचर सी आया था इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और के की वैल्यू हमने भी फाइंड कर ली है। यहाँ से अब क्या करेंगे, जो हमने समीकरण 3 माना था, इस 3 में देखो सी की वैल्यू तो पुट कर चुके 36 पाई, इसमें के की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। तो हमारा इसमें आर रह जाएगा और टी रह जाएगा, और टी समय पे उसने त्रिज्या आर हमसे पूछी है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में, ठीक, समीकरण 3 में के बराबर 84 पाई रखने पर, ओके, तो रखिएगा भैया, तुम्हारा यहां से हो जाएगा ये 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 84 पाई, 84 पाई, साथ में आपका टी भी गुणा में है तो इनटू में टी प्लस में 36 पाई, कितना है 36 पाई। देखिए यहाँ से हमारा 4 पाई, इधर देखिए हमारा पाई कॉमन मिल जाएगा, इधर हमारा 4 पाई है तो 4 पाई आर क्यूब हमारा लिखा रहेगा अपान में 3 है, यहाँ से 4 पाई कॉमन लीजिएगा, ठीक है। तुम्हारा इसके अंदर बचेगा 21, मतलब 21 बचेगा और टी बचेगा, प्लस में हमारा यहाँ पे बचेगा 4 तो कॉमन लिए बचेगा हमारा 9 बचेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 4 पाई इधर से और इधर से कैंसिल हो गया। अब 3 इधर हमारा डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो यहाँ से आर क्यूब आपका हो जाएगा, गुणा कर दीजिए इसके 21 तिहाई 63, कितना हो जाएगा 63 टी, प्लस में हो जाएगा 9 तिहाई 27, कितना हो गया 27। ये आर क्यूब की वैल्यू है, हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो जब आर बराबर करेंगे इसकी घात 3 है, उधर ले जाएंगे घात तो हो जाएगी घात 1/3, कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा 63 टी प्लस में 27 की होल घात जो है वो कितनी है 1/3 है, कितनी है 1/3। तो देखिएगा टी समय पर गुब्बारे की त्रिज्या हमारी आर जो है वो इतनी है, यही इसका क्या है आंसर है। देखिए आप क्लच के अनुप्रयोग का क्वेश्चन था, उसमें समाकलन का यूज करके इसका आंसर निकाला गया है। तो देख सकते हैं इसका क्वेश्चन कैसे इसका आंसर कैसे निकाला गया है, और कोई ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें समाकलन का यूज किया गया है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक, बेसंकोच आप पूछेगा, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए हमारा टॉपिक था कि आज का कि मतलब किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना हम सीखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसके पहले देखिएगा, जैसे कि बच्चा मान लीजिएगा अगर हमारा y1 बराबर f1x एंड y2 बराबर f2x, हमारे कोई दो फलन दे रखे, एक ये दे रखा है। तो यहां से हमें फाइंड करके लाना है बच्चा कि dy1 अपान dy2 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दो फलन हमारा y1 और y2 दे रखे हैं। तो यहाँ पे y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये dy1 अपान dy2 ही तो लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि इस y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy1 अपान dy2 तो लिखेंगे। ये हमें फाइंड करके लाना है। तो क्या करते देखिएगा, बच्चा हमारा दे रखा था कि y1 इक्वल टू f1x दे रखा। ओके, तो क्या करेंगे, इसका भी क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ओके, तुम्हारा ये हो जाएगा f1 डैश x हो गया। इस तरीके से देखेगा बच्चे, यहाँ से हमारा y2 इक्वल टू दे रखा था, f2x दे रखा था, तो इसका भी निकाल लेते हैं। इसका भी क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तुम्हारा ये हो जाएगा f2 डैश x हो जाएगा, हो गया ना। फाइंड करना है dy1 अपान dy2, ठीक। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि dy1 अपान dy2 लिख लिया। देखिएगा
इसको फाइंड करके लाना। तो अब डी वाई वन अपान डी वाई टू को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि डी वाई वन अपान डी एक्स अपान में डी वाई टू अपान डी एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा लिखा तो इसी फॉर्म में है बस। अब देखिएगा इसकी वैल्यू में पहले से पता है, इसकी वैल्यू में पता है, तो क्या कर देंगे एफ वन डैश एक्स अपान में बच्चा क्या है एफ टू डैश एक्स, इस तरीके से। अब देखिएगा एफ वन डैश एक्स हमारा क्या है, ये हमारा है बाई वन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये हमारा क्या है बाई टू का एक्स के सापेक्ष अवकलन है ना। तो हमारा यहाँ से फार्मूला जनरेट हो गया कि डी वाई वन अपान डी वाई टू क्या होगा कि वाई वन का एक्स के सापेक्ष अवकलन बटे आपका क्या हो गया यहाँ से कि बाई टू का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो आपके दो फलन दे रखे हैं, अगर y1 y2 इस तरीके से आप मान लेंगे तो पहले भी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दूसरे फलन का भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा पहले फलन के सापेक्ष दूसरे फलन के सापेक्ष पहले फलन का अवकलन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन इसके कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है, कोई टफ नहीं है, बस समझने की जरूरत हमें है, बहुत इजी क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन पहला दे रखा है कि कह रखा कि tan स्क्वायर एक्स का log एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर एक्स का log एक्स के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो क्या करते हैं बच्चा, देखिएगा लेट y1 बराबर मान लेते हैं कि tan स्क्वायर एक्स है आपका एंड y2 बराबर मान लेते हैं log एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस y1 का हमने बताया था कि दो फलन y1 और y2 मान लेते हैं, तो दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इस y1 का x का सापेक्ष अवकलन तुम्हारा क्या होगा डी वाई वन अपान डी एक्स। ठीक, इसको इधर से लिखते हैं, ये हमने लिखा है यहाँ से डी वाई वन अपान डी एक्स, तो क्या होगा tan स्क्वायर एक्स है तो इसकी तो पहले इसकी घात का करेंगे, तो इसकी घात जो 2 है वो आगे आ जाएगी और हो जाएगा tan एक्स, इसकी घात अब रह जाएगी 1। ठीक, अब ये कंपोजिट फंक्शन, तो इस tan का क्या करेंगे पुनः करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा tan का क्या होता है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हमारा हो गया। ठीक, यहाँ से इतना इसका हो गया। अब इसका करते हैं भैया y2 का सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से जैसे करेंगे डी वाई टू अपान डी एक्स, तो log x का क्या होता है 1 अपान x हमारा हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, हमें निकालना है डी वाई वन अपान डी वाई टू, मतलब y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, मतलब tan स्क्वायर एक्स का log x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो इसको हमने y1 माना, इसको हमने y2 माना, तो डी वाई वन अपन डी वाई टू दिग्गत करना है। तो यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो हमारा इसको लिख लेते हैं पहले डी वाई वन अपान में डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी वाई टू अपान में डी एक्स। बच्चा देखिएगा तो डी वाई वन अपान डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, ये देखो लिखी हुई आपके सामने 2 tan एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, अपान में हमारा क्या है इसका, देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, इसकी वैल्यू हमारी कितनी 1 अपान एक्स है बच्चा। अब देखिए ये 1 अपान एक्स है तो गुणा के नियम से एक्स हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से हमारा डी वाई वन अपान डी वाई टू ये हो जाएगा 2x tan एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, हमारा ये हो गया। ओके, तो इसका हमारा आंसर आ गया है कि 2x tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए इस तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन दूसरा कह दे कि x की पावर 7 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके, देखिए एक्स की घात 7 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन पूछ रखा है।
तो फलन दे रखे हैं यहाँ पे। तो x की घात 7 का x की घात 2 के सापेक्ष अवकलन हमसे उसने पूछा है। तो क्या करते हैं यहाँ से, या बच्चा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्रोसीजर हमारा सेम है। लेट y1 बराबर x की पावर 7 एंड y2 बराबर x स्क्वायर। ओके, इतना तो कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा और इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। मतलब आपको ज्ञात करना है पहले dy1 अपान dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब अवकलन चूंकि हम सीख चुके हैं ना, तो डायरेक्टली इसका करते हैं। तुम्हारा इसकी घात 7 है ना, पावर 7 वो आगे आ जाएगी और इसकी पावर 1 घट जाएगी तो 6 बचेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका देखिएगा, dy2 अपान dx क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा 2x। क्या हो गया, 2x। अब हमें चूंकि फाइंड करना है dy1 अपान dy2, तो इसको लिख सकते हैं dy1 अपान dx अपान में dy2 अपान dx। मतलब y1 का x के सापेक्ष अवकलन और बटे में y2 का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारा ये क्या लिखा, हमारा लिखा हुआ है 7x की घात 6 बटे में 2x, ये है। अब देखिएगा ऊपर x की घात 6 बटे x की घात कितनी, 1 है। तो ये 1 जब घात है ये, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी घात, तो 6 से घटे कितना बचेगा, 5। तो हमारा यहाँ से dy1 अपान dy2 कितना हो जाएगा, 7 बटे 2x की घात 5। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, ठीक। तो समझ में आ गया होगा ना, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम इनको करते जाएंगे, मतलब एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाएगा, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, उस तरीके से बहुत आसानी तरीके से हमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या हैं। तो ज़रा देख लीजिएगा और भी क्वेश्चन, लेकिन बस यही बात है कि प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे सॉल्व करने की इनको, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है अगला, जैसे मान लीजिएगा अगर हमें दे रखा है कहीं पे कि e की पावर 10x का पूछ दे, मान लीजिए वो साइन x के सापेक्ष कह देता, कि साइन x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है बच्चा। मतलब आपका दे रखा है कि e की पावर 10x का साइन x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, आपका प्रोसीजर वही सेम है, पहले वाला जैसे आपने पहले किए थे वैसे ही आपको यहाँ से करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा बच्चों, देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट y1 बराबर e की पावर 10x एंड y2 बराबर साइन x हमने मान लिया, ठीक है। और हमें e की पावर 10x का साइन x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हमने y1 मान लिया, इसको हमने y2 मान लिया। तो अब मतलब इसका ये होगा कि y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन हमें फाइंड करना है, मतलब हमें dy1 अपान dy2 फाइंड करके लाना है, ठीक। तो क्या करते हैं इसके, देखिए। तो इस y1 का x सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे बच्चा dy1 अपान dx। तो क्या होगा, देखो e की पावर 10x, तो e की पावर 10x का तो e की पावर 10x होगा बच्चा। अब 10x का पुनः होगा कंपोजिट फंक्शन में, आप पहले पढ़ चुके हैं कि पहले के पार्ट में। तो अब 10x का क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर x हो गया, ओके, ठीक है। अब देखिएगा इसका भी करते हैं बच्चा, dy2 अपान में dx। तो साइन x का क्या होता है, इसका तो फार्मूला होता है cos x हमारा होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से चाहिए है dy1 अपान में dy2, तो क्या लिख लेंगे इसे, dy1 अपान में dx अपान में आपका क्या होगा, dy2 अपान dx बच्चा होगा। इसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है कि e की पावर 10x और इनटू में आपका क्या है सेक स्क्वायर x अपान में आपका क्या है cos x, यही तो है ना, dy2 अपान इसकी वैल्यू हमारी यही है cos x। अब देखिए बच्चा 1 अपान cos क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से dy1 अपान dy2 क्या होगा आपका e की पावर 10x इंटू में
सेक स्क्वायर एक्स तो था ही बच्चा, एक सेक एक्स और पहुंच गया ऊपर गुणा में, ये 1 पान का सेक ही तो होता है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा e की पावर 10x इंटू में सेक क्यूब एक्स। बच्चा आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी कि कितने आसान तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसको मिटा देते हैं ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारे सब ऐसे इसी प्रोसीजर पे लगेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, चाहे कोई छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, इनका सबका प्रोसीजर हमारा समान रहेगा। तो ध्यान रहे कि प्रोसीजर हमें चेंज नहीं करना है, यही हमारा इसका सबका प्रोसीजर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चा, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन मान लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस, सॉरी नहीं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके बच्चा, देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2x ये दे रखा है इतना बड़ा कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपको अवकलन यहाँ से करके लाना है। तो क्या करते हैं, प्रोसीजर हमारा वही है पुराना वाला। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लेट y1 इक्वल टू, मान लीजिएगा बच्चा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, एंड क्या करना है, y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा ना। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा बच्चा कि थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन पहुंच जाते हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ से कि ये 2 tan थीटा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे हमारा देखो दे रखा है कि y1 इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा दे दे पर, ठीक, पुटिंग x बराबर tan थीटा, x की जगह पे हम tan थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से बच्चा और चीज देखिएगा, अगर x बराबर हम tan थीटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब x बराबर tan थीटा हमें इसमें पुट करना है और इसमें भी पुट करना है। ठीक है, ध्यान रखना, x बराबर जो tan थीटा है वो इसमें पुट करना है। जब x बराबर tan थीटा हम पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा बच्चा, तो y1 बराबर आपका जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स, और हमने रखा x बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिएगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, y1 इक्वल टू आपका है tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाइएगा, तो ये हमारा फार्मूला होता है tan 2 थीटा। किसका होता है, tan 2 थीटा, क्योंकि tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा ये जो y1 है, ये हमारा y1 हो जाएगा कि tan इनवर्स इनटू में tan 2 थीटा हो जाएगा। अब tan इनवर्स इनटू tan क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा y1 यहाँ से क्या बचेगा, 2 थीटा। अब बच्चा देखो, जब हम x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ से देखिए y1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो गया ना। अब क्या करते हैं, हमने y1 का जो मान है वो x के पदों में सिंपल कर लिया, इसे सिंपल फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। तो dy1 अपान dx निकालते हैं, तुम्हारा क्या होगा, ये तो 2 तुम्हारा ऐसे ही रहेगा और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है बच्चा इनवर्स फंक्शन में, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना यहाँ से। तो यहाँ से हमारा जो ये है कि dy1 अपान dx क्या आ गया, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ से जाओ बच्चों, देखो इसमें पुट करेंगे, जब हम y2 इक्वल टू, जब हम x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, ये मैंने बताया था ना कि ये दोनों में ही पुट करना है, तो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जरा इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले और इस वाले फार्मूले जरा देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा फर्क है बस, माइनस इसमें ये प्लस। अगर माइनस है इस तरीके से तो tan का फार्मूला होगा tan 2 थीटा का, अगर प्लस है तो sin 2 थीटा का। तो हमारा ये sin 2 थीटा का मान tan के पदों में दे रखा है। तो बच्चा देखिए हमारा यहाँ से y2 इक्वल टू साइन इनवर्स और आपका हो जाएगा sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स इंटू साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा आपका 2 थीटा। तो यहाँ से y2 इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 थीटा। जब आपने x बार tan थीटा पुट किया तो थीटा इक्वल टू क्या tan x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y2 इक्वल टू क्या हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ से आपको निकालना है dy2 अपान dx। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2 आपका ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा और tan का फार्मूला होता है तो हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dy2 अपान dx क्या हो गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आपने ये निकाल लिया। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो है यहाँ से बच्चा dy1 अपान dx चाहिए, dy2 चाहिए ना। तो इसको लिख लेंगे dy1 अपान में dx और क्या होगा dy2 अपान में dx। तो देखिएगा तो dy1 अपान dx आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी। ठीक, तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वैल्यू है ना, जितनी वैल्यू ऊपर उतनी वैल्यू हमारी नीचे बटे में है ना, सेम वैल्यू है तो ये सभी कट जाएंगी। तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ से आपका dy1 अपान dy2 आपका क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया 1, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए क्वेश्चन की हमारा कितना सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि देखने में टफ लग रहा था लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसको जब सिंपल फॉर्म जिससे कन्वर्ट किया ना इसको यहाँ से इसमें, तो ये कितना ईजी हो गया। ठीक, ऐसे इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये भी बहुत ईजी हो गया इस तरीके से। तो हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे इसी प्रोजेक्ट पे करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि e की पावर साइन इनवर्स एक्स का किसके सापेक्ष मान लें। मान लीजिएगा इसका साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष में अवकलन पूछा गया है। सापेक्ष अवकलन आपको क्या करना है, अवकलन कीजिए। ठीक है, तो बच्चा इसका देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, हमें लेट मान लेते हैं y1 इक्वल टू ई की पावर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स एंड y2 बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखिए e की पावर साइन इनवर्स का e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा, बट कंपोजिट फंक्शन ये इनवर्स फंक्शन में भी है। तो अब क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स का पुनः करेंगे तो इसका बच्चा फार्मूला होता है, क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, मतलब यहाँ से हमारा dy1 अपान dx क्या आ गया है कि e की पावर साइन इनवर्स x अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हम निकाल लें। अब यहाँ से देखिए बच्चा, इसका जैसे करेंगे dy2 अपान dx, x के साथ कौन करेंगे तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, और हमें चाहिए यहाँ से क्या, हमें चाहिए dy1 अपान dy2 चाहिए ना, ये चाहिए भाई। इसका जब इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने इसको y1 इसको y2 मान रखा है, तो dy1 अपान dy2 तो हमें चाहिए ना, क्योंकि y1 का y2 के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, तो पहले इसको लिख लेते हैं dy1 अपान dx और ये लिख लेते हैं dy2 अपान dx। ठीक है, तो देखो बच्चा, तो dy1 अपान dy2 ये वैल्यू हमारी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
इसको इस तरीके से लिखते हैं dy1/dx गुणे dx/dy2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा e⁻sin इनवर्स x अपान में √1 - x²। इसको ऐसे लिखते हैं dy1/dx गुणे dx/dy2, तो उल्टा हो जाएगा ना, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इसका dy1/dy2 क्या आ गया, e⁻sin इनवर्स x, हमारा इसका आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ईजी था इजी क्वेश्चन था। तो जब हम समझेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, सभी क्वेश्चन इजी हैं। और मैथ तो बहुत ही इजी है, जितना लगती है कठिन उतनी कठिन है नहीं, बहुत इजी है, बस मन से प्रयास कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे मन से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन हमारा कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमें यहाँ से अगर मान लीजिए कि साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, सापेक्ष अवकलन कीजिए। कैसा करते देखिएगा, इसका भी सॉल्यूशन देखिए बच्चा, प्रोसीजर हमारा वही है, लेट y1 = sin x, ठीक, एंड y2 बराबर कितना मान लेते हैं, cos x। तो cos x दे रखा ना, हमें यहाँ पे sin x का cos के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए हमारा बच्चा y1 बराबर sin x दे रखा है, तो हमारा यहाँ से dy1/dx क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन बच्चा होता है cos x, क्या होता है, cos x होता है, और हमारा y2 यहाँ से कितना है, cos x है। तो इसका जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy2/dx फाइंड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, बताया था पहले ही तुम लोगों को। तब यहाँ से हमें चाहिए है dy1/dy2, तो आप यहाँ से पहले निकालेंगे dy1/dx, बटे में आप क्या निकालेंगे, dy2/dx। तो dy1/dx की वैल्यू कितनी है, cos x, कितनी वैल्यू है बच्चा, cos x, कितनी वैल्यू इसकी है, इसकी वैल्यू है cos x, और इस dy2/dx की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन x, कितनी है, माइनस में sin x। तो बच्चा यहाँ से देखेगा dy1/dy2, देखिएगा पहले तो प्लस माइनस का भाग क्या होता है, हमारा माइनस होता है, प्लस माइनस का भागफल जो होता है माइनस में ही आता है, और ऊपर cos नीचे साइन, तो cos मान साइन क्या होता है, cot, क्या होता है, टेक्नोटिक हो जाएगा, तो क्या होता है, cot x, क्या हमारा हो गया, cot x, ये हमारा हो गया cot x, यही क्या होगा, इसका अभिष्ट अवकलन होगा, समझ गए ना। तो इसी तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो करके इनका अवकलन फाइंड करते हैं, और ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में लगते हैं कि टफ होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है। ठीक, बस प्रयास करेंगे, आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो ऐसा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।